दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पी सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, वह है सीखने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि सीखने की प्रक्रिया है क्या और सीखने की प्रक्रिया विभिन्न सोपानों से कैसे गुजरती है। आज इसी महत्वपूर्ण बिंदु पे आप लोगों के साथ चर्चा होगी। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम आते हैं कि सीखने की प्रक्रिया। एक बालक जब सीखता है तो किन किन प्रक्रियाओं के द्वारा गुजरता है। मान लीजिए कि सीखना क्या है। सीखने के दौरान बालक में अस्थायी परिवर्तन भी हो सकता है या अस्थायी परिवर्तन भी हो सकता है। सीखना सामाजिक भी हो सकता है, असामाजिक भी हो सकता है। सीखना त्रुटिपूर्ण भी हो सकता है, त्रुटि रहित भी हो सकता है। मतलब सीखने के दौरान हो सकता है कि बालक बहुत ज़्यादा गलतियां करे या एक स्थिति आते ही बहुत कम गलती करे, सीख ले। या ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि पहले के अनुभव के आधार पे वो पूर्व ज्ञान से अपने पूर्व ज्ञान से अपने नवीन ज्ञान को जोड़ करके आसानी से सीख ले। सीखना चैतन्य प्रक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, जैविकी अनुकूलन की प्रक्रिया है। अब ये हम जानने का प्रयास करेंगे कि सीखने की प्रक्रिया किन किन सोपानों के तहत गुजरती है। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, सीखना आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी रूप में चलती रहती है। इसकी गति कभी कम हो सकती है, कभी मंद हो सकती है। इस संदर्भ में गेसेल, जर्सील और हरलाक ने कहा भी था कि शैशव अवस्था में बालक इतना अधिक सीखता है कि उसका आधा भी बाद की दो अवस्थाओं में नहीं सीख पाता। यानी बाल्यावस्था, किशोरावस्था में उसका आधा, शैशवावस्था का आधा भी नहीं सीख पाता। तो इस सीखने की प्रक्रिया किसी न किसी रूप में चलेगी। हाँ, ये रुकेगी नहीं, इसकी गति कभी रुकती नहीं है। इसकी गति कभी तीव्र हो सकती है, कभी मंद हो सकती है। इस संदर्भ में जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हैं डोनाल्ड एवं मिलर ने कहा भी है कि सीखने के लिए व्यक्ति को आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे देखना भालना चाहिए और अंत में उसे प्राप्त करना चाहिए। माने ये यूँ कहा जा सकता है कि सीखने का मुख्य बिंदु क्या है, मेन फैक्टर क्या है, आवश्यकता। बिना आवश्यकता के कोई सीखना नहीं चाहेगा। अब आवश्यकता कितनी प्रबल है, इस बात पे निर्भर है कि व्यक्ति की आवश्यकता कितनी प्रबल है। तो आवश्यकता प्रबल है तो सीखने के लिए बहुत सारे प्रयास करेगा, सीखेगा। सीखने की प्रक्रिया के विभिन्न सोपानों को अपनाएगा। अगर मान लिया कॉग्निट्स नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो सीखना नहीं चाहता है। इसे हम एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जो सीखने की प्रक्रिया है उसे हम एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया पर्सन, पी का अर्थ है पर्सन, व्यक्ति। ये है VR, वेरियस रिस्पांस, माने विभिन्न अनुक्रियाएं। डी का हो गया बैरियर, ये हो गया बाधा, बाधा भी कह सकते हैं या रुकावट भी कह सकते हैं। इसको बाधा भी कह सकते हैं, रुकावट भी कह सकते हैं या घेरा भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति भी सीखने चलता है तो विभिन्न तरह की बाधाएं उसके सामने आती है, विभिन्न तरह की बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को पार करके
बाधाओं को जब पार करता है तो करेक्ट रिस्पांस, जो सही अनुक्रिया है, सही अनुक्रिया को अपनाता है और उसी अनुक्रिया के तहत वही चीजें बार बार सीख लेता है और अंत में जी तक पहुंच जाता है, जिसे हम ग्वाल कहते हैं। ग्वाल के नाम से जाना जाता है, GOAL, या इसे कहते हैं लक्ष्य। जब व्यक्ति लक्ष्य की तरफ पहुंच जाता है तो जो सीखने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, अधिगम की गति मंद हो जाती है। एक बार और समझते हैं। देखिए, कोई बालक है, विभिन्न तरह की, जब तक वो मोटिवेशन होगा, सीखने के लिए मोटिवेशन का होना आवश्यक है, अभिप्रेरणा का होना आवश्यक है, क्योंकि मोटिवेशन, अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग है। मोटिवेशन कार्य आरंभ करने, नियमित करने और जारी रखने की प्रक्रिया है। यानी व्यक्ति का कार्य आरंभ कर दिया है, जारी रखा हुआ है और नियमित कर रहा है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो बहुत सारे, जब सीखने के लिए व्यक्ति तत्पर होता है तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है। मोटिवेटेड होता है तो बहुत सारी अनुक्रियाएं करता है, विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और विभिन्न अनुक्रियाएं करता है और मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आती हैं, तरह तरह की रुकावटें आती है, घेरा आता है और उन बाधाओं को पार करके वो सही अनुक्रियाएं करने लगता है। की स्थिति ऐसी आती है और एक समय ऐसा भी आता है कि वो लक्ष्य तक पहुंच जाता है, जो उसका लक्ष्य है वहां तक पहुंच जाता है। दोस्तों, आप भी टेट और कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे तो इसमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं से घबराना नहीं है, बाधाओं को पार करके लक्ष्य को प्राप्त करना है, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। आइए अब देखते हैं, एक और मनोवैज्ञानिक हैं डेसील। उन्होंने क्या कहा है। और दोस्तों चलते हैं डेसील के अनुसार सीखने के सोपान। डेसील महोदय ने कहा है, सीखने के 5 सोपान बताए हैं। पहला है उद्देश्य, इसके बाद आ जाता है अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा के बाद आ जाता है उद्देश्य प्राप्ति की विभिन्न तरीके। इसके बाद आता है सबलीकरण, और अंत में आ जाता है सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन। देखिए आवश्यकता, उद्देश्य प्राप्ति की विभिन्न अनुक्रियाएं, ये हो गया विभिन्न अनुक्रियाएं। दोस्तों, जब तक व्यक्ति को आवश्यकता नहीं महसूस होता है तब तक वो सीखने के लिए प्रेरित नहीं होता है, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जन्म है। आवश्यकता से उसको उद्देश्यों का ज्ञान होता है। उद्देश्य, अब उद्देश्य प्राप्ति के लिए वो कितना मोटिवेटेड है।
अगर उद्देश्य प्राप्ति के लिए बालक या कोई भी बालक कर सकते हैं, अधिगम करने गया है, उसकी आवश्यकता को याद दिला दिया गया, उद्देश्यों को याद दिला दिया गया, उसे मोटिवेशन प्रदान कर दिया गया। अगर मोटिवेटेड है, अभिप्रेरित है, तो सीखने के लिए विभिन्न तरह की अनुक्रियाएं करेगा, तरह तरह की अनुक्रियाएं करेगा, और किसी अनुक्रिया में वो सफल हो गया, सही आंसर बता दिया तो उसे सबलीकरण बल मिलेगा, पुनर्बल मिलेगा, उसे आंतरिक रूप से बल मिलता है, जिसे हम पुनर्बलन के नाम से भी जानते हैं, या मोटिवेशन के द्वारा बालक को पुनर्बलन भी किया जाता है। और अंत में सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण माने अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ करके विषय वस्तु को आसानी से सिखाया जा सकता है। यानी बालक को सिखाने के लिए पूर्व ज्ञान को आंकना जरूरी है, और पूर्व ज्ञान से जोड़ करके, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़ के आसानी से सीख लेता है, उसकी समस्याएं समाप्त हो जाती है, या जहाँ भी रहता है समायोजन स्थापित कर सकता है, आसानी से स्थापित कर सकता है। अब आते हैं दोस्तों, चलते हैं अधिगम की प्रक्रिया के सोपान को प्रभावित करने वाले कारक। जो अधिगम की प्रक्रिया है या अधिगम की प्रक्रिया के सोपान है, उसे कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो बालक की अधिगम को प्रक्रिया को प्रभावित करता है। तो पहला है आवश्यकता। अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने में या अधिगम के सोपानों को प्रभावित करने में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है, आवश्यकता है, निश्चय। कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। कई बार यूपी टेट या अन्य राज्यों की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सीखने का मुख्य तत्व क्या है या सीखने का मेन फैक्टर क्या है। तो दोस्तों, सीखने का मुख्य तत्व या मेन फैक्टर है आवश्यकता। तो सीखने के लिए पहले आवश्यकताओं का ज्ञान कराया जाएगा बालक। अब आवश्यकताएं कितनी प्रबल है, आवश्यकताएं जितनी प्रबल होगी, सीखने की इच्छा भी क्या होगी, दृढ़ होगी। और दूसरा बिंदु है दोस्तों, उद्देश्य। अधिगम को प्रभावित करता है। अगर बालक को उद्देश्यों का ज्ञान है, लक्ष्य का ज्ञान है, तो अधिगम की प्रक्रिया अच्छी तरह से संपादित हो। अब है अनुकूल परिस्थितियां। दोस्तों, अगर अनुकूल परिस्थितियां अनुकूल है, बालक के सीखने के लिए अनुकूल है, तो अनुकूल परिस्थितियां होंगी तो बालक को सीखने में क्या होगा, काफी मदद करेगी।
क्योंकि बालक के पल्वित और पुष्पित होने के लिए या किसी भी पौधे के पल्वित और पुष्पित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल हैं तो बालक उस विषय वस्तु को आसानी से सीख सकेगा। अगर परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, अधिगम के अनुकूल नहीं हैं, तरह तरह की बाधाएं आ रही हैं, तो बालक को सीखने में कहीं न कहीं दिक्कत होगा, समस्या होगा। इसके बाद आता है मोटिवेशन, अभिप्रेरणा। दोस्तों, अभिप्रेरणा में बहुत बार चर्चा हो चुकी है कि अभिप्रेरणा को स्किनर ने सीखने का राजमार्ग ही बताया है। स्किनर ने कहा है कि अभिप्रेरणा सीखने का राजमार्ग। अब बच्चे को सिखाने के लिए हम कैसा राजमार्ग अपना रहे हैं? अगर बालक अभिप्रेरित नहीं होगा तो अधिगम की गति मंद हो जाएगी। तो सीखने के लिए अभिप्रेरणा का आवश्यक है। शिक्षक का दायित्व है कि बालक विद्यालय में गया हुआ है तो उसे अभिप्रेरित करें। इसके बाद आता है मानसिक स्वास्थ्य। दोस्तों, शारीरिक स्वास्थ्य अधिगम में बाधा नहीं डालती। शारीरिक रूप से अस्वस्थ है बालक तो अधिगम कर सकता है, दिक्कत नहीं होगा। मगर मानसिक रूप से बालक अस्वस्थ है तो अधिगम में दिक्कत होगी। तो अधिगम के लिए मानसिक स्वास्थ्य का होना जरूरी है। अगर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है तो और बेटर है। इसी को तो ध्यान में रख करके अरस्तु ने कहा भी है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना है क्या है? शिक्षा। तो बालक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है तो अधिगम करेगा। अधिगम के लिए मानसिक स्वास्थ्य का होना और अधिक आवश्यक है। तत्परता। अगर बालक तत्पर है तो विषय वस्तु को आसानी से सीख लेगा। विधि अच्छी है, उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि कहा भी गया है कि सीखने के लिए तत्परता का होना आवश्यक है। तत्पर होना, बालक को तत्पर करना होगा, तैयार करना। क्योंकि अगर बालक तत्पर है तो विषय वस्तु उसके लिए रोचक लगती है, सरल लगती है। तत्परता के साथ विषय वस्तु को सरल और रोचक बनाना, तभी बालक तत्पर होगा, तैयार होगा। अब चलते हैं, लास्ट बिंदु है अधिगम की विधियां। देखिए, जो अधिगम की विधियां हैं, सीखने की विधियां हैं, बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। अगर विधि सरल और रोचक है तो बालक सीख लेगा। अगर अधिगम की विधि क्या है, कठिन है और नीरस है, तो बालक को सीखने में क्या होगा? मन नहीं लगेगा। दोस्तों, आज की चर्चा यहीं पे मैं समाप्त करता हूं। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।